हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना सिंह चौहान। आज मैं आप सबको बताऊंगी व्हाट इज़ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी क्या है। सोशोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो का मतलब है सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समाज, लॉजी का मतलब है साइंस यानी कि विज्ञान। हम जिस तरह समाज में अध्ययन करते हैं, किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। समाज में हमारे काफ़ी कुछ पाया जाता है, जैसे संस्कृति है, जाति है, धर्म है, कानून, लिंग, सामाजिक परंपराएं, शिक्षा, परिवार, समिति। इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? समाजशास्त्र में करते हैं। अब हम आगे बताएंगे समाजशास्त्र का एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी। इंट्रोडक्शन सोशोलॉजी में हम बताते हैं समाजशास्त्र एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उसके बारे में हम ऐसा लगता है कि हम समाज में हमारे लिए कई नए तथ्य हैं, क्योंकि हम सभी समाज के संबंधित तरह तरह सामूहिक संबंधों के व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे पर जानने वाले व्यवहार को विषय में जानकारी होती है। यानी कि हम लोग जो समाज में रहते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हम लोग किस में करते हैं? समाज में करते हैं। व्यवहारिक रूप में हमारा सामाजिक जीवन एक छोटे से घेरे से बंधा हुआ है। हम जिस गांव में, कस्बे में, नगर में या क्षेत्र में रहते हैं, साधारणतः उसी से हम संबंधित कुछ व्यवहार को समान विशेष तरह पे अपने मन से तरह तरह धारणाएं बना लेते हैं। अब जैसे कि हम किसी से बातचीत करते हैं, हम किसी के प्रति रुष्ट होते हैं, तो हमारे मन में अनेक प्रकार की धारणाएं बन जाती हैं कि हम उससे कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे हमारे मन में विभिन्न प्रकार की धारणाएं बन जाती हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र का एक विशिष्ट विषय रूप में 1938 में हुआ था। फ्रांस के अगस्त कॉम्ट सर्वप्रथम समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था। पहले इसका नाम जो है भौतिकीय समाजशास्त्र था, जिसका बाद में नाम समाजशास्त्र पड़ गया। किसने किया था? अगस्त कॉम्ट जी ने किया था। अगस्त कॉम्ट को आप सब लोग जानते हैं कि इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन सर्वप्रथम अमेरिका में 1876, फ्रांस में 1889, ब्रिटेन में 1907 में किया गया और भारत में 1914 में आरंभ किया गया। अब इसके बाद हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा सिंपल भागों में अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो हम बताते हैं कि समाजशास्त्र एक संबंधों का जाल है। क्या है? एक संबंधों का जाल है, जिसको हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा है। पहला पॉइंट है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। किसके रूप में? अध्ययन, जो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी पर रिसर्च करते हैं, उसके रूप में। दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, मतलब जिसमें हम संबंध पाते हैं, किसी रिलेशन में, किसी रिलेटिव्स में संबंध पाके जो अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र समूहों को अध्ययन के रूप में। समूहों, इसमें आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में, समूहों मतलब ग्रुप में जो अध्ययन करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, किसी चीज़ की हम लोग मीटिंग रखते हैं, उसके बारे में। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया, इंट्रैक्शन। अंतःक्रिया का मतलब हो गया इंट्रैक्शन के रूप में करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें वर्ल्ड के अनुसार बताया गया समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इन्होंने क्या बताया है? विज्ञान बता दिया समाज को। समाज में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उनको विज्ञान का रूप दे दिया गया है। दूसरे राइटर है गिडिंस के अनुसार, इन्होंने भी समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन बता दिया गया है। तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था हेडिंग्स में कि इसमें रिलेशन, सोशोलॉजी सोशल रिलेशन अकॉर्डिंग टू द, मतलब इस पर सामाजिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं।
पहले राइटर H.P. फेयरचाइल्ड के अनुसार बताया गया है, समाजशास्त्र मनुष्यों के मानवीय के मध्य संबंध का अध्ययन है। दूसरे J.R.F. क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय ह्यूमन रिलेशन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज मतलब कि साइंटिफिक स्नेप बता दिया गया है। फिर है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टडी ऑफ सोशोलॉजी ग्रुप बताया था। ऐसे किसी में हम मीटिंग करते हैं तो किस में करते हैं, ग्रुप वाइज में, जिसका एक अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है तो ग्रुप वाइज में जो अध्ययन करते हैं। उसके बाद जैसे कि पार्क और बगर्स के बताया गया है, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने भी व्यवहार का विज्ञान बता दिया गया। नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन है। मतलब लोगों के बीच जो व्यवहार और व्यवस्थित हैं उनके बारे में अध्ययन बता दिया गया। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक सामाजिक समूह है तथा अंतःक्रिया की एक व्यवस्था है। मतलब सामाजिक समूह तो बता दिया गया, पर उसके अंदर जो हम लोग अंतःक्रिया इंटरेक्शन जो करते हैं, जो हमारे इंटरेक्शन द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट अब हमारा आता है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इंटरेक्शन के बारे में ही है इसमें। ग्लीन के अनुसार विस्तृत अर्थ में सामाजिक सामुदायिक जीवन के उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया गया। सामुदायिक जीवन मतलब जो हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं सामूहिक द्वारा, उसके अंतःक्रिया, उठना, जागना, हंसना, रोना, बैठना, ये समय क्या है, अंतःक्रिया के बारे में बताया गया है। आगे बताते हैं गिन्सबर्ग ने के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया का संबंध का अध्ययन, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर आता है एक परिप्रेक्ष्य के रूप में समाजशास्त्र। मतलब अगर हम लोग समाजशास्त्र जान गए तो उसका परिप्रेक्ष्य, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले परिप्रेक्ष्य को ही हम समझेंगे। अगर हम आपको सिंपल डेफिनेशन में अगर एक्सप्लेन करें तो परिप्रेक्ष्य का मतलब है नज़रिया, दृष्टिकोण। किसी भी कोई घटनाक्रम को जो हम इसको देखते हैं या समझते हैं तो किसके द्वारा, अपने नज़रिया कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें हमारा नज़रिया, दृष्टिकोण क्या होता है। मेन डेफिनेशन सरल इसकी यही है, परिप्रेक्ष्य जो है हमारा वो दृष्टिकोण या नज़रिया ही है। बट आपको हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा दृष्टिकोण ही जीवन निर्धारित करता है कि किसी इकाई को विवेचना किस पक्ष के अधिक बल दिया जाएगा तथा किस पक्ष को हम छोड़ दिया जाएगा। विषय की परिधि और सीमाओं का निर्धारण हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर ही होता है। मोटे आमतौर पर समाजशास्त्र को हम एक समाज का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी घटना को हम देखते हैं वो दृष्टिकोण या नज़रिए के द्वारा ही समझते हैं, जिसमें अध्ययन के लिए लेकिन समाजशास्त्र का अध्ययन मानवशास्त्र, राजनीतिक, इतिहास और अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। इसके बाद हम सभी समाजशास्त्र, विज्ञान, सामुदायिक अध्ययन में अपने विशेष दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब कि हमने किसी का कोई समस्या हो गई, उसको हम क्या है अपनी नज़रिए से देखें, क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो उसको हम पहले नज़रिए से देखेंगे, फिर अपना अनुमान लगाते हैं, दृष्टिकोण लगा के उसको हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या होगा। फिर अगस्टकॉम द्वारा बताया गया है परिप्रेक्ष्य को, समाजशास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जाएगा जो दो भागों में विभाजित किया गया। जैसे पहला सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक स्थिति, दूसरा है सामाजिक ज्ञात्मकता, सोशल डायनेमिक। हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं कि उन्होंने डार्विन के उद्विकास से मानव शास्त्र से संबंध अध्ययनों में बहुत कुछ प्रभावित थे। जिस प्रकार डार्विनवाद यह मानते थे कि प्रकृति केवल वही प्राणी जीवित रहते जो अपनी प्रकृति दशाओं में अनुकूल रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि हमारा समाज परिवर्तन जो होता है थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे गांव से कस्बे, कस्बे शहर,
तो हम लोग अपने आप को कैसे अनुकूल परिवर्तन करते हैं, अपने समाज को हम उसी प्रकार से ढाल देते हैं। जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, पहले गाँवों में लाइटें नहीं थी, अब लाइटिंग आ गई है, तो पहले भी इंसान रहते थे, जीवित रहते थे, हम लोग उसमें परिवर्तन होते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, जो हमारी प्रकृति दशाओं को अनुकूल कर लेते हैं। उसी प्रकार से स्पेंसर बताते हैं, जोर दिया अपनी सामाजिक दशाओं अनुकूल करना सबसे अधिक ज़रूरी है कि सभी समाज शुरू में सरल होते हैं, परंतु बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे जटिल हो जाते हैं, धीरे धीरे जटिल हो जाते हैं। अब मैं आपको डायग्राम द्वारा एक्सप्लेन करूँगी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मानवीय परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या आता है, स्पेंसर, दुर्खेम, मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन, तो ये सब इन्होंने क्या प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, प्रत्यक्षवाद के बारे में। और मानवीय परिप्रेक्ष्य में नजाति प्रतिशास्त्र, जिसको लोक विधि विज्ञान भी बोलते हैं, एथनोमेथनोडोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी, संघर्ष मार्क्स से, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। फिर इधर नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं प्रकारवाद। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम बताया, प्रकारवाद के बारे में बताया गया, तो प्रकारवाद को हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम में। प्रकारवाद सामाजिक दृष्टिकोण, सामूहिकता, कल्याणकारी राज्य, आधुनिकतावाद, अंतःक्रियावाद, नारीवाद, संघर्षवाद, ये सब किस में आते हैं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य। ये एक वृहत समाजशास्त्रीय अध्ययन है। कैसा है, वृहत समाजशास्त्रीय अध्ययन। इस परिप्रेक्ष्य की तुलना में मानव शरीर से की जाती है। शरीर में भीतर अंगों का एक अलग कार्य होता है, दूसरे की तुलना में अधिक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन शरीर को ठीक से काम करने के लिए सभी आवश्यकताओं को अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि शरीर के हमारे अंग होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि आँख देखती है, हाथ से काम करते हैं, नाक हमको महसूस स्मेलिंग महसूस करती है, माउथ से बोलते हैं। तो ये सब क्या हमारे अलग अलग शरीर के अंदर कैसे अलग अलग कार्य करते हैं। ये किस में आता है, वृहत समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आता है। संघर्षवाद, ये भी एक वृहत समाजशास्त्रीय अध्ययन है। कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि शासक वर्ग द्वारा कर्म प्रभावशाली वर्ग लोगों का शोषण होता था। जो लोग कमज़ोर होते थे उनका क्या होता था, शोषण हो जाता था, शोषण हो जाता था। संघर्षवाद के बाद क्या, उसी में आता है नारीवाद। नारीवाद को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, कट्टरपंथी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद। आज की महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, मतलब इसमें दिया है अवसर देना होता है, मतलब बराबर है। आज की महिलाएं किसी से कोई कम नहीं है, अपना सेल्फ डिफेंड है। इसमें बताइए पितृ सत्ता के खिलाफ लड़ती हैं। तीसरा पॉइंट है उदारवादी नारीवाद, समर्थन जो समाज में बदला गया है और महिलाएं उस समाज के भीतर बेहतर भूमिका निभा रही हैं। समाज जैसे जैसे बदलता गया है, महिला उसी तरह से जागरूक होती गई हैं, उन्हें समझाया गया है, तो उसी तरह से अपना निवारण वो खुद कर लेती हैं, जिससे उनको बेहतर बनाया गया है, भूमिका समाज में निभा रही हैं। प्रतीकात्मक क्रियावाद, इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपने बताया था, ये सूक्ष्म, यह कैसा है, ये सूक्ष्म समाजशास्त्र अध्ययन है। इसमें बताया गया है यह क्रियावाद एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा सामूहिक भाषा, हाव भाव, भावभंगियों के संचार एवं पारस्परिक उसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया जाता है। जैसे कि एक औरत का मंगलसूत्र चिन्ह, मतलब मंगलसूत्र पहनती तो प्रतीक है उसका ना शादी का, कि मैं मंगलसूत्र पहनी तो मैं शादीशुदा हूँ। अब चिन्ह आ गया तो LIC का जैसे लोगो होता है तो पता चलता है ये LIC का लोगो है, तो ये चिन्ह द्वारा हम पहचान रहे ना। इसीलिए क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ का मतलब किसी भाषा, चिन्ह द्वारा ही हम पता लगाते हैं या प्रतीकात्मक क्रियावाद का अध्ययन किया जाता है। आधुनिकतावाद,
इसमें नारीवाद या मार्क्सवाद जैसे सामाजिक दृष्टिकोण व्यवस्थित वर्णन नहीं कर रहे हैं। इसमें वे मान्य नहीं हैं कि वे बड़े पैमाने में सामाजिक संरचना नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण सामूहिकता। इसमें दृष्टिकोण सामूहिकता मतलब समुदाय, कम्युनिटी, सामूहिकता, एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि सभी के लिए अच्छे नतीजे निकलें। जैसे ब्रिटेन सरकार बुजुर्गों को पेंशन, छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और अधिक आवश्यकता के लिए लाभों का स्थापना करके 1906 में सामूहिकता का समर्थन कराया गया। जैसे कि बुजुर्गों को पेंशन दिया गया, मुफ्त शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिला जिससे कि वो पढ़ सकें। ये सामूहिकता का समर्थन कर रहे थे। कल्याणकारी राज्य के लिए धन्यवाद ब्रिटेन में सबसे कमज़ोर लोगों को लाभ मिल सके, मतलब जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार किया गया, उन्हें रोज़गार भत्ता दिया गया। इसलिए ये किसने किया? ब्रिटेन सरकार ने किया था। फिर सबसे लास्ट पॉइंट आता है सामाजिक दृष्टिकोण। इसमें बताया गया नया अधिकार। ये किसने किया था? मार्गरेट थैचर द्वारा दिया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी काम पर निर्भर रहे, सरकार इन्हें आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार जो इन लोग को जो बेनिफिट दे रही है वो कम कर देना चाहिए, जिससे कि लोग सेल्फ डिपेंड हो सकें, कार्य कर सकें, सरकार पर ही निर्भर ना रहें। इसका मेन मुद्दा यही है कि लोग सेल्फ डिपेंड रहें, खुद से कार्य करें, खुद कमाएं, सरकार पे डिपेंड ना रहें। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।